प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के लिए वैश्विक आर्थिकी की दशा दिशा चिंताजनक होनी चाहिए। डॉलर के एक अपवाद को छोड़ें तो रूस की करेंसी सहित दुनिया की तमाम मुख्य करेंसियां लुढ़क रही है। भारत का रुपया भी सस्ता होता जा रहा है। रूबल करेंसी रद्दी के भाव वाली बन रही है। मतलब रूस गहरे आर्थिक संकट में फंस गया है। उधर तेल बेचने वाले अमीर ओपेक देश सस्ते तेल की घटती कमाई से वित्तीय घाटे व दिवालियेपन के कगार पर है। इस चक्कर में चीन, जापान, यूरोप, अमेरिका सब में मांग घटनी है। जब तेल की कमाई वाले अमीर खाली जेब हो रहे हैं तो ये दुनिया में क्या खरीदारी करेंगे। रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों और ईरान से चिढ़कर सऊदी अरब उसकी तेल कमाई को खत्म करने के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, उससे 2015 के अगले साल वैश्विक मंदी का संकट गहरा सकता है। दुनिया का उभरता नया आर्थिक संकट भारत के लिए खतरनाक है। तब भारत में विदेशी पूंजी निवेश नहीं होगा। यूं भारत के हम लोग पेट्रोलियम के घटते दामों से बम बम है, लेकिन वैश्विक हालातों की मार गहरी है। तभी अपना रुपया संभल नहीं रहा है तो व्यापार घाटा बढ़ रहा है। शेयर बाजार भी भारी झटके खाने लगा है। ऐसे में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्या करें? एक ही तरीका है और वह आर्थिकी को पूरा खोल देने, विदेशी निवेशकों के लिए अंतिम सीढ़ी तक गारंटी शुदा व्यवस्थाएं कराने की है। ईंधन या कि ऊर्जा में पेट्रोलियम पदार्थों का सस्ता होना भारत के लिए सुखद आश्चर्य है, मगर इससे पैदा हो रहा वैश्विक लुढ़काव हमें भी नहीं उठने देगा। यही लाख टके का सवाल है कि दुनिया जब संकट में है तो हम उससे कैसे अप्रभावित रह सकते हैं। दुनिया के चक्कों को दौड़ाने वाले देश बुरी तरह मंदी की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित गोयल है। अमित जी, रूस की करेंसी रूबल के भाव में जो गिरावट आई है उसका असर पूरी दुनिया में हुआ। तमाम शेयर बाजार उसके कारण नीचे गिरे हैं। इस सब से दुनिया की आर्थिकी को लेकर क्या अनुमान बनता है, किस तरह की चिंता है? देखिए, जहाँ भी गिरावट बहुत ज़्यादा आई है, जो आपने रशिया की बात करी, इनफैक्ट जो ब्रिक्स है सारा, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, ये सब गिर रहा है, चाइना। लेकिन उसके साथ साथ जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूनाइटेड स्टेट्स, वो ठीक हो रही है। तो ये गिर किस लिए रहा है, आप इस बात को समझिए। ये इसलिए गिर रहा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी ठीक हो रही है। तो जो पैसा है वो इन कंट्रीज से निकलकर दूसरी कंट्रीज में जा रहा है। वो बात सही है। चाइना में स्लो डाउन आया है, इंडिया में स्लो डाउन आया है, जो ब्रिक्स की बड़ी वर्ल्ड की मानी जाती थी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, और अमेरिका लेकिन स्लो डाउन था। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में मुझे लगता है कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ देश बैठेंगे और कुछ देश आगे बढ़ेंगे। नहीं, लेकिन रूस क्योंकि एनर्जी के मामले में, ऊर्जा के मामले में तमाम तरह की, अगर रूस पूरी तरह बैठे, या जो बैठने का खतरा है क्योंकि आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं यूरोपीय देशों ने और तमाम ने, तो उसका बाकी यूरोपीय देशों के बाजार पे या बाकी दुनिया पर असर नहीं होगा। क्योंकि रूस से अगर मांग नहीं हुई तो फिर क्या होगा? नहीं, रूस से मांग, देखिए, रूस अभी जो इम्पैक्ट आया है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस में आया है। अब क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए हैं। वो इसलिए नीचे आ गए हैं क्योंकि डिमांड ही बहुत कम है। दूसरा फैक्टर ये भी कहा जाता है भाई, अमेरिका जानकर गिरा रहा है क्योंकि उसने अपनी शेल, एक गैस है जो ऑयल का जो सब्स्टिट्यूट है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ा दी है। तो इसलिए सारे प्राइसेस गिर रहे हैं, जिससे रूस की इकोनॉमी बैठ जाए। कोई भी देश की इकोनॉमी जब पूरी तरह से बैठ जाएगी तो वो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, ये मैं बात मानता हूँ। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये रूस अफेक्टेड है, इससे दुनिया अफेक्टेड होगी, ऐसा मैं नहीं मानता। तो उस नाते भारत की इकोनॉमी पर इन सारी बाकी देशों की घटनाओं का क्यों इतना अधिक असर है? क्योंकि देखिए, शेयर बाजार में 400, 500 अंक तक की गिरावट है, रुपया भी कमजोर हो रहा है। तो ये आखिर क्या वजह है सब? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अमेरिका की, देखिए, एक फैक्टर से कभी कुछ इकोनॉमी नहीं बैठती है। सबसे बड़ा मेजर फैक्टर ये है कि अमेरिका की इकोनॉमी ठीक हो रही है। जब अमेरिका की इकोनॉमी ठीक होती है तो जो पैसा है, जिनके पास पैसा है, वो सारा पैसा वहां पर लगना शुरू हो जाता है। ये पैसा अभी कहाँ लग रहा था? ये पैसा अभी चाइना में लग रहा था और इंडिया में लगने की बारी थी। लेकिन अब ये पैसा अगर अमेरिका में
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी जी। तो वो वहां पर लग जाएगा। जी। तो इंडिया के लिए संकट यही है कि इंडिया अगर अपना अंदरूनी मामला ठीक नहीं बिठाएगा जी। तो वो अमेरिका की कंपटीशन में बहुत कम अट्रैक्टिव लगेगा। नहीं तो उस नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की थी कि भाई जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, यहाँ से बहुत अरबों डॉलर आने के लिए इंतजार में है, क्या वो इंतजार खत्म होता हुआ लगता है या क्या अभी उसका क्या सीन बनता है, उसकी क्या संभावनाएं बनती है? देखिए, पैसा बहुत है देश, पूरी इंडिया, पूरी वर्ल्ड में पैसा बहुत है, वो अच्छी अच्छी जगह पर लगेगा। जी। इंडिया भी एक अच्छा देश, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अमेरिका अच्छा हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया में पैसा ही नहीं आ सकता है, लेकिन इंडिया में भी पैसा आ सकता है जब अगर इंडिया की अंदरूनी हालत वो ठीक हो जाए। अभी इंडिया की अंदरूनी हालत बहुत खराब है, पॉलिटिकली कोई आगे मूवमेंट नहीं हो रही है, कोई रिफॉर्म्स नहीं आ पा रहे हैं, तो इस करके एक तो पैसा वापस जा रहा है क्योंकि अमेरिका ठीक हो रहा है, दूसरा आपके अंदरूनी हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। नहीं, आपके अनुसार पैसा वापस जा रहा है तो वो अपने यहाँ के हालातों के खराब होने के कारण या अमेरिका या बाकी बाजार ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं उसके कारण? दोनों वजह है। अगर आप वजह देंगे कि भाई वहां पर एक तो अगर अमेरिका ठीक नहीं है तो आदमी यहीं पर कंटिन्यू करेगा कि ठीक है यहाँ पर पड़ा हुआ है, हालात ठीक हो जाएंगे। अगर दूसरी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है और यहाँ हालात ठीक होते हुए नजर नहीं आते हैं तो वो पैसा जो हॉट मनी कहते हैं वो एकदम उड़कर वापस चला जाता है। नहीं, देखिए अभी हालात ठीक न होने का एक तरह बाजार में सेंटिमेंट्स की जहां तक बात है, शेयर बाजार का एक हिसाब से तो सेंटिमेंट्स अच्छे हैं। अगर आपके रिफॉर्म्स के बिल्स पास नहीं होंगे तो एक अच्छा सिग्नल नहीं जाता है। आपकी सरकार आई है, आपकी मेजॉरिटी आई है, अब उसमें ऑपोजिशन बिल्स नहीं पास होने रहे, वो जो भी वजह है, लेकिन इस वक्त रिफॉर्म्स होते हुए नजर नहीं आ रहे या स्मूथ राइड नहीं। लेकिन इसमें कईयों का कहना है अमित जी कि ये बीमा बिल से या इनसे निवेश नहीं है, असली तो भारत का बाजार है, भारत के अंदर डिमांड है, वो डिमांड होने के कारण बाहर की कंपनियां आके मेक इन इंडिया करके और बेच सकती है, ये संभावना नहीं बनती। देखिए, क्योंकि असली फोकस तो प्रधानमंत्री का भी इसी बात पर है। हमेशा बाजार जो हैं वो चलते हैं स्केलेबिलिटी मॉडल पर। आज के दिन आपके पास गाड़ियां बिक रही हैं, कल बिकेंगी कि नहीं बिकेंगी। आज 100 गाड़ियां बिक रही हैं, कल 200 बिकेंगी कि नहीं बिकेंगी। जब 200 बिकने का इन्वेस्टर देखता है तो 200 बनाने का इन्वेस्टमेंट लाता है, लेकिन 100 गाड़ियों का इन्वेस्टमेंट तो है ऑलरेडी। अब आपको ग्रोथ रेट क्या होता है? ग्रोथ रेट ये है कि आपका माल की वॉल्यूम बढ़ती रहे और वो बिकता रहे। तो वो जब रुक जाता है तो आपकी 100 गाड़ियां बिक रही हैं, अब आपका पैसा उतना ही है, अब वो फिर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। मतलब ये बुनियादी संकट आप ये मानते हैं कि सरकार के जरिए जो खर्चा होना चाहिए या बाकी जो पैसा निकलना चाहिए, जो परचेजिंग होनी चाहिए, वो नहीं है, उसमें डेडलॉक है, इस कारण बात नहीं बन रही है? हाँ जी, डेडलॉक है। इस वक्त इकोनॉमी डिफ्लेशन में है और इस डिफ्लेशन से निकालने के लिए सबसे जरूरी होता है इन्वेस्टमेंट और आए, पैसा और लगे और सड़कों पर लगे। नहीं तो वो जो है वो पैसा आप अंदरूनी रिसोर्सेज से जुटाकर लगाएंगे या बाहर से आएगा तब मामला चलेगा? इतना पैसा हिंदुस्तान के पास नहीं है। हिंदुस्तान के पास तो ऑलरेडी कर्जा है, हिंदुस्तान बोरो कर ही लगाता है। हिंदुस्तान के पास और भी बड़े सोशल स्कीम्स हैं जिन पर पैसा चला जाता है। तो आपको बाहर से पैसा आना तो अनिवार्य है, उसमें कोई चॉइस उसके बिना तो मतलब गति चक्के चलेंगे ही नहीं चलेगी, वो तो फिर आप बैठ ही जाएंगे। और उसके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है जैसे इंश्योरेंस आपका अगर पास हो जाता है, उसमें पैसा आता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, सेंटीमेंट बढ़ता है। मतलब ये भी बिल बहुत महत्व वाले हैं, इसके बिना बात बनेगी नहीं, दुनिया नहीं बनेगी। रिफॉर्म सब देख रहे हैं, सारा उसी का इंतजार कर रहे हैं, इन्वेस्टर सब देख रहे हैं कि ये बिल्स आए, रिफॉर्म्स आए, इंडिया की अपॉर्चुनिटीज मिले जहां पर हम पैसा ज्यादा लगा सकें। वो जब तक नहीं आएगा कैसे होगा? जी अमित जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।